हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज है 31 दिसंबर और दिल्ली में है नाइट कर्फ्यू और अपने पास करने को कुछ खास है नहीं, तो मैंने कहा क्यों नहीं एक वीडियो ही बना लेते हैं, है ना। और आगे अपनी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी। तो अब तक हम लोग कर रहे हैं हमारे घटना चक्र वाली जो हमारी बुक है उसका हम लोग कर रहे हैं अभी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 13। ठीक है, इसमें अब तक हम लोग जो है 90 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक की कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और साथ ही साथ पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। एंड आई नो जैसे मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे ही आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जिनका एक ही एम्बिशन है कि भाई ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आप लोगों के लिए मेहनत करना मेरे लिए भी बनता है। तो आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं मैं ये वीडियो और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चलिए, तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। वर्ष 2007, 8 और 8, 9 वर्षों लिखा हुआ है, लेकिन वर्ष 7, 8 तथा 8, 9 में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा भारत के लिए सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जक रही। यानी इनमें से कौन सी फील्ड से सबसे ज्यादा भारत ने विदेशी मुद्रा ज्वाइन की। वर्ष 2007, 8 ये क्वेश्चन ही 2008 का था, आपको लेटेस्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, बीमा, आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं, पर्यटन या फिर वित्तीय सेवाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो टेरिटरी सेक्टर है वो अभी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसीलिए आईटी एंड सॉफ्टवेयर वाले जो सेक्टर थे यहां पर हमारा क्या है, ज्यादा ग्रोथ आई है आईटी के सेक्टर में। जो 2007-8 की अवधि है यानी दी गई अवधि, और वर्ष 2019 में भी आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं भारत के लिए सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जक रही है। नेहरू प्लेस का मार्केट दिल्ली वाला आप लोगों ने देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें पता ही होगा उसके बारे में। फिर बैंगलोर में भी हमारे पास आईटी का काफी अच्छा हमारा सेटअप है। वर्ष 2019 में भारत ने आईटी बीपीएम उद्योग 177 बिलियन डॉलर का रहा। भारत में आईटी बीपीएम का जो उद्योग है 177 बिलियन डॉलर का रहा, और वर्ष 2015 तक इसके बढ़कर के 370 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। उस टाइम के हिसाब से ये बात बोली जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली 2009 होना, हाँ ठीक है। वर्ष 2018 में निर्यात में आईटी बीपीएम सेवाओं का सर्वाधिक अंशदान 43% है। वर्ष 2019-20 में आईटी सेवा बीपीएम से 135 बिलियन डॉलर की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, क्योंकि अभी करंट डेटा हमारे पास था नहीं। क्वेश्चन नंबर 92, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का जो था देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन 2010 में था ना, कॉमनवेल्थ गेम्स थे राष्ट्रमंडल खेल। तो 19वां जो राष्ट्रमंडल खेल था 2010 वाला, वो जो वहां में जो विदेश से लोग आए थे भारत में, उनको हम किस में कैटेगरी में रखें, निर्यात में, आयात में, उत्पादन में या उपभोग में। 2011 का क्वेश्चन है। देखो, जो लोग विदेश से आए थे उनकी वजह से हमें क्या हुई थी, इनकम, और क्योंकि हमें इनकम हुई थी इसीलिए वो हमारा क्या था, निर्यात। क्लियर। आयात होता तो हमारा खर्चा होता ना, उत्पादन तो था नहीं, वो हमने बनाया नहीं था, और उपभोग भी नहीं था। तो आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में अगर आर्थिक क्रियाकलापों के हिसाब से बात की जाए तो 19वें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन निर्यात की श्रेणी में माना जाएगा। इस आगमन से देश को प्राप्त आय पर्यटन के अंतर्गत आएगी, जो कि निर्यात लेखे के तहत एक अदृश्य मद है। बीओपी के बारे में हमने पढ़ा ही था पीछे। क्वेश्चन नंबर 93, अदृश्य निर्यात का क्या मतलब है, कि अदृश्य निर्यात क्या होता है। सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात और तस्करी के सामान का निर्यात। तो अदृश्य यानी जो दिख ना सके, सामान तो दिखता है ना, सेवाएं नहीं दिखती, तो इसीलिए हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। पर्यटन, बीमा आदि व्यापार सेवाओं के व्यापार में ही शामिल है। ये जितना भी है, पर्यटन हो गया, बीमा हो गया, व्यापार हो गया, ये सारे के सारे किसका व्यापार कहलाएगी, सेवाओं का व्यापार। ठीक है, एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, तटीय व्यापार या निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। देखो, एक बताया था ना कि मोस्टली जो सबसे लंबा आंसर होता है जिसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वो आंसर करेक्ट होता है, इसमें ये करेक्ट है। देखो क्या है कि ऐसा कई सारे प्रोडक्ट है जो इंडिया जो है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं यानी आयात करते हैं, और उसका दूसरे देशों उसी चीज को एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो देश है
ये जो बी कंट्री है ये ए कंट्री से डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकती है। तो ऐसा जो सब व्यापार होता है ना, जिसको हम एक देश से इंपोर्ट करते हैं ताकि दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सके, इसी को हम लोग एंट्री पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो एंट्री पोर्ट व्यापार यानी एंट्री पोर्ट ट्रेड जो है पुनः निर्यात के लिए मंगाई गई वस्तुओं के संदर्भ में होता है, अतः विकल्प डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95, ड्यूटी ड्रॉबैक का क्या मतलब है? तो ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब दिया हुआ इन्होंने, आयात शुल्क की अधिक दर, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। एक्चुअली यही सही है, ये करेक्ट है। निर्यात के मामले में बाधाएं, निर्यातकों को कुल निर्यात शुल्क की वापसी। तो जो बी मैंने बोला था वो करेक्ट है। इसमें क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक उस शुल्क की पूर्ण या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक यानी पार्शियल रिटर्न है जिसे निर्यातकों ने निर्यात के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर सीमा या उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को भुगतान किया था। यानी क्या हो गया, जैसे एंट्री पोर्ट वाली बात की मैंने कि इंडिया जो है वो बी कंट्री को ए कंट्री से खरीद के कर रहा है, तो ए कंट्री से ये इंपोर्ट कर रहा है और ये बी कंट्री को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है ना। तो ये जो इंपोर्ट करने के लिए चार्जेस पे करेगा ना, इंपोर्ट करने के लिए इसके कुछ चार्जेस होंगे, तो जब ये चार्जेस इसको रिटर्न मिल जाएंगे ना इंडिया को, तो यही कहलाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किसका नाम मार्च 2014 तक के लिए निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों में नहीं रखा गया है? देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि 2014 की जो बात हो रही है, पानीपत, लुधियाना, त्रिपुरा और मदुरै, 2014 तक के जो भी हमारे लिस्ट थे ना, 21 नगर जो शामिल थे, उनमें इन चारों का ही नाम था, इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है, सीधी बात। ठीक है, विदेशी व्यापार नीति 2009-14 में निर्यात हेतु उत्कृष्ट नगरों की सूची में जिन 21 नगरों को शामिल किया गया था, उनमें विकल्प में दिए गए सभी नगर सम्मिलित हैं ऑलरेडी। इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर हेतु किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। ऐसा होता है, कई सारे एग्जाम्स में ऐसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। वर्तमान विदेशी व्यापार यानी अभी जो चल रहा है हमारा विदेशी नीति, कौन सी चल रही, विदेशी व्यापार नीति कौन सी चल रही है हमारी, 2015 से 2020 में उत्कृष्ट नगरों की सूची में टोटल 35 नगरों को शामिल किया गया, जिसमें जो 35वां जो शहर है वो आंध्र प्रदेश का भीमावरम है। भीमावरम आंध्र प्रदेश का ये 35वां और लेटेस्ट शहर है ये। क्वेश्चन नंबर 97, विदेशी व्यापार शेष में भारत का निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के साथ चालू खाते पर व्यापार अधिक है? यानी चालू खाते पर हम सबसे ज्यादा बिजनेस कौन से देश से करते हैं? जापान, चीन, सऊदी अरब या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो अगर हम बात करते हैं कि चालू खाते पर व्यापार की अगर हम बात करें तो हम सबसे ज्यादा करते हैं यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। 2004 का क्वेश्चन है। प्रश्न काल में विकल्प डी सही था, 4 के हिसाब से कह रहा हूं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत के 3 प्रमुख व्यापारिक साझेदार आयात और निर्यात दोनों को मिला करके, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, फिर उसके बाद आयात निर्यात दोनों को मिला के हमने दूसरा किया है चीन के साथ, और तीसरा संयुक्त अरब एमिरेट्स के साथ। पार्ट 1 में जो हमने लिस्ट की थी उस लिस्ट के अंदर भी आप इनको देख सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 98, 1992 में घोषित की गई निर्यात आयात नीति कितनी अवधि के लिए थी? तो देखो ये सीधी सी बात है, 1995 का ये क्वेश्चन है। मैं पहले बता दूं, एक क्लियर कट बता दूं कि हमारे देश में आधे से ज्यादा नीतियां जो है ना वो 5 साल के लिए बनती हैं, सिंपल। ठीक है, कुछ की अवधि कम होती है, ज्यादा होती है, पर इस वाले की तो जो आयात निर्यात की नीति थी इसके लिए 5 वर्ष थी। केंद्र सरकार द्वारा 1992 में घोषित की गई आयात निर्यात नीति, देखो नाम से कंफ्यूज मत होना, निर्यात आयात बोले आयात निर्यात बोले सेम ही चीज है, 5 वर्ष की अवधि के लिए थी। नवीनतम विदेशी व्यापार नीति 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के लिए है, जिसे बढ़ा करके पहले 31 मार्च 2021 किया गया, फिर उसको एक बार दोबारा बढ़ा करके बोल दिया गया कि भैया 30 सितंबर 2021। ये तो आप लोगों को पता ही है, लॉकडाउन की वजह से ही ये दिक्कत आई थी, है ना। अभी 30 सितंबर 2021 तक की बात थी, 2-3 महीने पहले की बात है ये। आप लोग अब करंट देख लेना कि अभी कोई नई नीति आई है कि नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति की समय अवधि, हमने अभी पढ़ा है कि नई विदेशी व्यापार नीति जो है वो कब से कब तक है। वैसे क्वेश्चन 2006 का है, तो हम उस टाइम के हिसाब से बात कर लेते, तो उस टाइम के हिसाब से 2004 से लेकर के 2009 5 साल वाली थी ना। देखो इसमें कितने का गैप है, इसमें 6-5-11 नहीं, 7-4-11 7 साल का गैप है, इसमें 4 साल का गैप है, इसमें 6 साल का गैप है, इसमें 5 साल का गैप है। तो सीधी बात है, हमने पढ़ा है विदेशी व्यापार नीति 5 साल के लिए होती है, तो यही वाला करेक्ट भी हो गया। ठीक है,
प्रश्नकाल में विदेशी व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है एफटीपी वो 2004 से 2009 के लिए प्रभावी थी। इसके दो उद्देश्य थे। पहला, विश्व व्यापार में भारतीय व्यापार की प्रतिशत हिस्सेदारी को दोगुना करना और दूसरा, रोजगार अवसरों को सृजन करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। उल्लेखनीय है कि नई विदेशी व्यापार नीति का कार्यकाल जो कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक है, जिसे बढ़ा करके 31 मार्च 2021 किया गया और बाद में से दोबारा बढ़ा करके 30 सितंबर 2021 किया गया है। तो अभी जो करंट चल रही थी उसके बारे में मुझे यही पता है। इसके अलावा कोई अगली नीति आई है कि नहीं आई है मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। और अब करते हैं हम लोग अपना ग्लोरियस 100 सेंचुरी पूरी करते हैं शानदार। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का या के क्या कारण है? ऊंचे मूल्य, विदेशी प्रतियोगिता, निम्न स्तर का माल या सभी? सारी चीजें भाई, सारी चीजें। भारतीय निर्यात ऊंचे मूल्य की वजह से बेकार है, विदेशी प्रतियोगिता तो है ही, हमारे पास प्रॉब्लम है ही उसकी, और हमारा निम्न स्तर का माल भी हमारी वर्ल्ड कहते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम भी माल में। सारी रीजन है हमारे पास। किसी भी देश का निर्यात उस देश में उत्पादित वस्तुओं के विशिष्ट गुणों पर निर्भर करता है। जैसे वस्तुओं की गुणवत्ता मूल्य निर्यात को प्रभावित करता है। अब जैसा आपका प्रोडक्ट का होगी, क्वालिटी होगी, वैसे उसके रेट होंगे। उसी प्रकार निर्यात में विदेशी उपयोग प्रतियोगिता का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, निर्यात पे फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में विदेशी व्यापार नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, अभी हाल ही में बात कर रहे हैं, 2005 की बात करें तो उस टाइम के लिए यह नीति समयावधि 2005 से 2010 के लिए थी। हमने अभी पढ़ा है कि विदेशी व्यापार नीति 2004 से 2009 वाली थी, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसका प्रमुख उद्देश्य नीति के अंतिम वर्ष तक वैश्विक वस्तु के व्यापार में अपने देश के अंशदान को दुगना करना था। हमने ऊपर दो उद्देश्य पढ़े थे, एक में दुगना करना था, एक उद्देश्य तो दुगना करना था हमारा, और दूसरा रोजगार के नए अवसर सृजन करना था। यह नीति आर्थिक विकास पर जोर देती है, ना कि रोजगार सृजन पे। दूसरा उद्देश्य क्या था, रोजगार सृजन करना। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी गलत है, केवल दो ही सही है, केवल दो सही है, तो ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्नकाल की संदर्भित अवधि में केंद्र सरकार ने नई विदेशी व्यापार नीति 2005 से 9 की घोषणा की, अगस्त 2004 में की। इसके तहत अगले 5 सालों में निर्यातों में औसतन 20% की वृद्धि करते हुए 2009 तक विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। इस नीति में आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन पर भी बल दिया गया था। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में केवल कथन दो सही है, ऊपर लिखा होगा, यही लिखा होगा, केवल दो सही है। वर्तमान में विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 क्रियान्वित है, जिसमें विदेशी व्यापार नीति का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को 2013-14 के $466 बिलियन से बढ़ाकर के 19-20 के अंत तक $900 बिलियन करना था। अभी क्या है इसका, अभी कोई रिपोर्ट तो होगी नहीं, बट फिर भी विश्व निर्यात में भारत के निर्यात को 2% से बढ़ाकर के 3.5% करना। ये भी किसका है, 15 से 20 वाली का, जो कि कब तक चली है अभी तक, हमारी 30 सितंबर 2021 तक। अब उसके बाद इसका क्या है मेरे को पता नहीं है, अभी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पता कर लेना, नहीं तो मैं अलग से जो अगला पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर मैं उसको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां प्रशुल्क अनुपस्थित होता है, वस्तुओं की गतिशीलता पर नियंत्रण होता है, राशि पतन विरोधी नीति विद्यमान होती है, संतुलित विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। देखो, संतुलित विकास के लिए भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, और नियंत्रण तो वैसे ही स्वतंत्र नहीं हो सकता। विरोध करोगे तो भी आप स्वतंत्र कैसे हो, तो इसका मतलब है प्रशुल्क अनुपस्थित होता है, यही हमारा क्या होगा, स्वतंत्र व्यापार नीति। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार नीति फ्री ट्रेड पॉलिसी वह नीति होती है जहां व्यापार पर किसी भी प्रकार का प्रशुल्क नहीं लगाया जाता। ऐसा प्राय क्षेत्रीय समझौतों में देखा जाता है। इनमें ग्रुप के सदस्य आपस में तो प्रशुल्क व अन्य व्यापार समाप्त कर देते हैं, परंतु प्रत्येक सदस्य देश गैर सदस्य देशों के साथ अपना प्रशुल्क व्यापार प्रतिबंध और कॉमर्शियल नीतियां बनाए रखते हैं। यानी बेसिकली क्या हुआ कि एक ग्रुप बन गया, कई सारे ग्रुप बन गए, जैसे आसियान वगैरह है, इन लोगों ने अपनी फ्री ट्रेड पॉलिसी बना ली कि भैया हम लोग एक दूसरे के साथ कोई भी शुल्क लिए बगैर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन इस ग्रुप के अंदर जो देश है उनके साथ तो कोई व्यापार में प्रशुल्क नहीं लिया जाएगा। इस ग्रुप के बाहर जो देश होंगे उनके साथ कोई भी देश व्यापार करेगा तो फिर वो चार्जेस अपने लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103,
नई एक्साइम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति उदारवादी व बाजार परख है तथा भूमंडलीय व्यापार के अनुकूल है। बात तो सही है, ये सही है। गैट ने अर्थव्यवस्था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, हाँ यही है, अर्थव्यवस्था में के उदारीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैट ने उदारीकरण में एक, बात तो सही है, गैट ने उदारीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आयात निर्यात नीति जो है वो उदारवादी और बाजार परख भी है, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड कहाँ है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना, तो इसीलिए इसका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर। ठीक है। नई निर्यात आयात नीति एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में विदेशी व्यापार को पूर्व की अपेक्षा और उदार बनाया गया है। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ समझौते तथा तत्पश्चात अस्तित्व में आए डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अर्थव्यवस्था में उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैट को ही आगे जाकर के डब्ल्यूटीओ में चेंज कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ जो बाद में क्या आया, डब्ल्यूटीओ में हो गया। अतः कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों रिलेटेड ही नहीं है, क्या स्पष्टीकरण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नांकित में से कौन सा 2002 से 2007 की निर्यात आयात नीति का एक अंश नहीं है, यानी इन दोनों में से कौन सा एक अंश नहीं है आयात निर्यात नीति का। वर्ष 2007 तक नहीं है बोला हुआ है। विश्व निर्यात का 10% हिस्सा प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, था ही नहीं। 2002 से 2007 की नीति का ये उद्देश्य नहीं था। वे सभी मद जिनमें भारत आत्मनिर्भर है आयात करने की अनुमति नहीं है। सही बात है, जब आत्मनिर्भर हो तो बाहर से क्यों मंगाओगे। पता नहीं, ये बात यहाँ पर बोली तो हुई है, लेकिन जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब तो ऐसा नहीं हुआ था। उसे तो घोटाले में सबसे बड़ी चीज कुर्सियों को लेके ही थी। पढ़ लेना आप लोग एक बार जरा उसके बारे में भी। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क संबंधित माल स्वतंत्र रूप से घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति, हाँ हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। तो कौन सा नहीं है, सिर्फ पहला वाला नहीं है। ठीक है, ए करेक्ट होगा। भारत की निर्यात आयात नीति 2002 से 2007 के अंतर्गत भारत के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। वर्ष 2002 में भारत की विश्व निर्यात में भागीदारी 0.67 थी, जिसे डबल करके कितना पहुंचाओगे आप 2007 तक 1.5, 10% थोड़ी ना कर लोगे। ठीक है, प्रतिशत करने का लक्ष्य था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है, जबकि अन्य दोनों कथन सही है। विदेशी व्यापार नीति 2015-20 का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को वर्ष 13-14 में जो 466 बिलियन डॉलर यानी 466 बिलियन डॉलर का है, उससे बढ़ा करके 19-20 के एंड तक 900 बिलियन डॉलर का करना था। और विश्व व्यापार में अपनी परसेंटेज 2% से बढ़ा करके 3.5% करना है। तो जब अभी हम लोग 3.5% तक करना चाहते हैं तो 10% तब कहां से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, वे पंजीकृत निर्यातक जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च स्तरीय रहा है जाने जाते हैं। जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन यानी वो ज्यादातर निर्यात ही करते रहे, उनको क्या कहा जाता है, निर्यात गृह, व्यापार गृह, स्टार व्यापार गृह के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसके लिए वर्ड है स्टार व्यापार गृह। जिनका निर्यात सबसे ज्यादा रहा ना जिन देशों को, उनको बोला जाता है, एक्सपोर्ट हाउसेस नहीं कहा जाता। ठीक है, यूपीपीसीएस। क्वेश्चन 2011 का, पंजीकृत निर्यातकों को विगत वर्षों में निर्यात निष्पादन के आधार पर आरोही क्रम में निर्यात, आरोही क्रम यानी सबसे कम उससे बड़ा उससे बड़ा, सबसे कम वाले को एक्सपोर्ट हाउस, उससे ऊपर वाले को व्यापार गृह, उससे ऊपर वाले को स्टार ट्रेडिंग हाउस कहते हैं। और उसके ऊपर एक और होता है जिसको सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस यानी कि सुपर स्टार व्यापार गृह कहते हैं, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि अनेक वर्षों तक उच्च स्तरीय निर्यात निष्पादन में दिए गए विकल्पों में से स्टार व्यापार गृह ही होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, निर्यात गृह, फिर व्यापार गृह, फिर स्टार व्यापार गृह और फिर सुपर स्टार व्यापार गृह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, नई व्यापार नीति का विदेशी व्यापार में भारत की भागीदारी को वर्ष 2009 तक कितना करने का प्रयास था। हमने ऊपर ही पढ़ा था, पहले 0.6 थी 67, उसको कितना कहा गया था कि 1.5 तक हम लोग कर लेंगे, 1.5 तक करने का रखा गया था। ठीक है, नई विदेशी व्यापार नीति का उद्देश्य वर्ष 2009 तक विश्व व्यापार में 1.5% भागीदारी प्राप्त करने का था। अतः उत्तर सही सी जो है वो सही था।
वर्तमान की जो नीति है 2015 से 20 वाली, उसमें कहा गया है कि 19-20 तक भैया जो हमारा पहले 2% था उसको बढ़ा करके 3.5% तक करना है। यानी पूरा विदेशी व्यापार में हमारा जो प्रतिशत 2% था उसको 2019-20 तक 3.5% करना है। और नई व्यापार नीति आपको पता है कि पहले क्या किया गया था, पहले बोला गया कि ये 31 मार्च 2020 तक चलेगी, फिर उसे 31 मार्च 2021 तक किया गया, फिर उसे 30 सितंबर 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय व्यापार नीति 2009-14 का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? वैश्विक व्यापार में भारत का अंश 2020 तक दोगुना करना। ओके। प्रति वर्ष निर्यातों में 25% वृद्धि प्राप्त करना। ये नहीं है भैया, ये किसी का भी लक्ष्य नहीं है, ये नहीं है। 2014 तक भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को दोगुना करना। हाँ ये भी है, दोगुना करने वाली चीज तो है कि भाई जितना है आप उससे डबल कर लो, जितना है आप उससे डबल कर लो। तो इसके हिसाब से पहला और तीसरा सही है, यानी कि सी सही है। भारत की विदेशी व्यापार नीति 2009 से 14 की घोषणा अगस्त 2009 में वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने की थी। देखो 2-3 क्वेश्चन तो यही हो गए। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित है। पहला, व्यापारिक नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य ग्लोबल व्यापार में भारत के हिस्से को 2020 तक दोगुना करना है। वर्ष 2014 तक भारतीय वस्तु और सेवाओं के निर्यात को दोगुना करना है। निर्यात में 15% वार्षिक वृद्धि, 25 नहीं 15% वार्षिक वृद्धि के साथ 2011 से 20 तक 2011 तक $200 बिलियन वार्षिक का निर्यात का लक्ष्य है। शेष तीनों वर्षों में 2014 में लगभग 25% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य गलत है ना? इसीलिए कथन टू क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, यानी 25% तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है किस चीज को? निजीकरण को, वैश्वीकरण को, उदारीकरण को, या इन सभी नीतियों को? सभी को। बहुराष्ट्रीय कंपनी आपके देश में, मल्टीनेशनल कंपनीज आपके देश में तभी आएंगी जब आपके देशों में निजीकरण मिलेगा। भाई कंपनी से, सरकार तो कंपनीज खोलेंगे नहीं दूसरे देश की यहाँ पर। आप उदार होगे तो उसका बढ़ावा उनको मिलेगा, और वैश्वीकरण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो तीनों ही आएगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई पिछड़े वर्षों क्षेत्रों के विकास के लिए, लघु स्तरीय उद्योगों के संवर्धन के लिए, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, या सूचना तकनीक के संवर्धन के लिए। तो ये जो FTZs बनाए गए थे ना, FTZs फ्री ट्रेड जोन, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, ये बनाए गए थे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन 2002, 3, 4, 3 बार आया हुआ है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। मुक्त या स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन, वह विशेष क्षेत्र होता है जहां से वस्तुओं के निर्माण, निर्यात, प्रसंस्करण की आदि की सुविधा होती है। उपर्युक्त क्षेत्र कस्टम ड्यूटी, उत्पादन शुल्क से भी मुक्त होते हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 110, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। ये थोड़ी ना बस कोई उद्यमी अपने उद्योग को आरंभ करने के लिए स्वतंत्र है ना। उद्यमियों को अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं सरकार द्वारा निशुल्क प्रदान की जाती है। ना 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 ना, निशुल्क नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चरल निशुल्क नहीं, नहीं। उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त होते हैं, वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही, डी करेक्ट आंसर। यही हमने ऊपर भी पढ़ा है, निर्यात को बढ़ावा देना मेन है इसका। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से किस एक नगर में विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है? कौन सी जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह सकते या विशेष मेखला जो है नहीं है? चेन्नई, कांडला, कोची और सूरत। तो इसका ये क्वेश्चन 2001 का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, वो क्या है जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूं। भारत एशिया का प्रथम ऐसा देश है जिसने निर्यात में प्रभावी वृद्धि के उद्देश्य से के तहत वर्ष 1965 में कांडला में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ की स्थापना की थी। पुनः 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी आयात निर्यात नीति यानी एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में निर्यात हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा वातावरण सृजन करने के उद्देश्य से देश में सभी 8 EPZ जो कि कहां कहां थे, कांडला, सूरत, सांता क्रूज, चेन्नई, नोएडा, फाल्टा। देख लो, चेन्नई है, कोची 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 है, विशाखापत्तनम कोची कोची भी है, कांडला भी है, सूरत भी है। ठीक है।
को सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ में कर दिया था। पहले EPZ था, अब SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित कर दिया था। वर्तमान में 29/2/2020 तक की अगर हम बात करते हैं, इस साल के फरवरी तक की, नहीं पिछले साल के फरवरी तक की, सेज अधिनियम 2005 के तहत 21 20+1 20 हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश वाला हो गया। राज्यों में कुल 354 सेज अनुसूचित है और उसमें सर्वाधिक तेलंगाना 56 है, जबकि ओरिजिनल सेज की कुल संख्या 240 है। ठीक है, जबकि ऑपरेशनल जो है टोटल 354 है, जहां पर ऑपरेशनल हमारे 240 है, यानी 240 अभी ढंग से काम कर रहे हैं, वैसे हमारे पास 354 क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो आप 2001 के क्वेश्चन की बात करें उस टाइम के हिसाब से, तो ये सारे के सारे जो हैं वो थे ही। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन गलत है, सारे कोई चुन नहीं सकते आप। 112 एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 स्थापित हुआ, कहां पर स्थापित हुआ? तो हमने पढ़ा था कांडला में। कहां हुआ ये? कांडला में। ठीक है। 113 भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। वैसे तो कांडला ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, EPZ का कांडला ही होगा, यही होगा कांडला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई 2001 में, 2002 में, 2000 में, अप्रैल 2000 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो है विशेष क्षेत्र नीति, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 2002 में 2000 में लाई गई थी, सन 2000 में। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि कभी भी रिपीट हो सकता है, 14, 15, 17, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। सन 2000 में क्या हुआ था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लाया गया था। निकासी एवं नियंत्रण में अभिज्ञ कमियों, विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं के अभाव, अस्थायी आर्थिक स्थिति से उत्पन्न त्रुटियों को दूर करने एवं भारत में अधिकाधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सी जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कांडला, मुंबई, विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम। तो इसमें तिरुवनंतपुरम है जहां पर विशेष मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम के सिवाय शेष तीनों स्थानों पर मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पर ये तिरुवनंतपुरम नहीं आता। सही बोल पा रहा हूं ना? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हैं। भारत में प्रथम EPZ की स्थापना 1965 में हुई, ये बात तो सही है, 1965 में तो हुई है। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000, हाँ अभी पढ़ा था अप्रैल 2000, ये भी बात सही है। बड़ौदा पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी सही है, बड़ौदा पटोला तो सिल्क के लिए, ये बात सही है। मध्य प्रदेश में पन्ना सोने की खानों के, नहीं 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 नहीं, ये हीरो के खानों के लिए है, सोने के लिए नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये पन्ना जो है मध्य प्रदेश का जो पन्ना इलाका है वो सोने के लिए नहीं, वो हीरो के लिए है। तो इस हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, ये सही है। उपयुक्त विकल्पों में 1, 2, 3 बिल्कुल सत्य है, जबकि कथन 4 गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे का खनन कार्य होता है, ना कि सोने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया सूरत में, नोएडा में, चेन्नई में, मंगलूर में? वो था सूरत। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र ये कहां पर किया गया था? ये किया गया था सूरत में। ठीक है। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के प्रोत्साहन हेतु निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों को एक प्रभावशाली यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य देश की निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, ताकि ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बना सके। वर्ष 2000 में सूरत में EPZ यानी कि विशेष तौर से जेम्स एवं ज्वेलरी के लिए EPZ खोला गया, की स्थापना की गई, और यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का EPZ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 118 नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई है? ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के टाटा को, बिरला को, सलीम को या विप्रो को? तो ये था सलीम, SEZ नंदीग्राम में। ठीक है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम क्षेत्र जो है उसका जो सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को दिया गया है, जिसके अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी है मेनली, उनको अनुमति दी गई है। ठीक है। नंदीग्राम वही लगा था ना जिसमें भी ये बंगाल चुनाव में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था।
क्वेश्चन 119, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ। देखो ठीक है, बात हुई इसकी कब, 2000 में, लेकिन ये लागू कब से हुआ, तो ये प्रभावी हुआ था 2006 में। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम मई 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ, जो कि 23 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम कब बना, 2005 में, 23 जून को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार किया। प्रभावी कब से हुआ ये, 10 जनवरी 2006 से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 120, विशेष आर्थिक जोन, वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। देखो क्वेश्चन आ गया ना, संसद द्वारा 2005 में किया गया था पारित। ठीक है, लागू हुआ है 10 से, ठीक है, 10 फरवरी 2006। क्वेश्चन नंबर 121, फरवरी 2006 में प्रभावी हुए स्पेशल इकोनॉमिक जेड एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के लिए कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, इन पर विचार कीजिए, करते हैं। पहला, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास, बिल्कुल सही। विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन, बिल्कुल सही। केवल सेवा क्षेत्र के निर्यात को प्रोत्साहन, बिल्कुल गलत। केवल सेवा क्षेत्र के लिए तो है ही नहीं है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा हीरे और उसके लिए है, टाटा ग्रुप वगैरह के पास भी है, तो कैसे सिर्फ हो गया, सिर्फ सेवा थोड़ी ना होगी। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, मतलब ही नहीं, मतलब पहला और दूसरा ही सही होगा। ठीक है, ए करेक्ट है। SEZ अधिनियम 2006 से प्रभावी हुआ, इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन, यानी कि और भी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज आए। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन, तो सिर्फ सेवाओं के लिए थोड़ी ना है, वस्तुओं और सेवाओं है। घरेलू एवं विदेशी स्रोत से निवेश को प्रोत्साहन, बिल्कुल। रोजगार के अवसरों का सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत सुविधाओं का विकास। उपरोक्त विवरण के अनुसार कथन 1 और 2 बिल्कुल सत्य है, जबकि कथन 3 गलत है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वस्तु और सेवाओं दोनों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन एक सेज का उद्देश्य नहीं है, इनमें से कौन सा सेज का उद्देश्य नहीं है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। अतिरिक्त रोजगारों का अवसर करना, ये तो है, बिल्कुल है। नवीन तकनीकों का प्रयोग, ये भी है। ठीक है, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों को सृजन, ये भी है, मैंने बताया था कि अतिरिक्त यानी कि एडिशनल क्या आप कर सकते हो। विदेशी निवेश को हतोत्साहित, हतोत्साहित नहीं भाई, प्रोत्साहित करना है इसका। मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, पर हतोत्साहित का प्रोत्साहित ही उल्टा होगा, तो विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य नहीं है, इसीलिए डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेज विदेशी विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना देशी एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई है, ना कि उसे हतोत्साहित करने के लिए। विकल्प में के अन्य कथन सेज के उद्देश्यों में शामिल हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 123, गत वर्ष की अपेक्षा यानी पिछले वर्षों की अपेक्षा में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में से निर्यात व विकास दर सर्वाधिक निम्न में से किस वर्ष में रही। देखो, अगर निम्न की बात की जा रही है कि सबसे कम कौन से साल रही, तो वो रही थी 2008-9 में, जो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, यहां पर मेरे ख्याल से ये निम्न वर्ड नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए कौन से साल सबसे ज्यादा रही, कि वो 2007-8 था जिससे सबसे ज्यादा रही थी। ठीक है, प्रश्नकाल की संदर्भित, क्योंकि 2007 का क्वेश्चन है ना, इसीलिए 8-9 वाला तो कोई रह ही नहीं सकता। संदर्भित अवधि के दौरान उपयुक्त विकल्पों में से 7-8 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निर्यात में विकास दर सर्वाधिक 93% रही है, डी। सर्वाधिक रही है, निम्न नहीं रही है। 2006-7 में आप देखोगे 52%, 7-8 में 93% और 8-9 में 50%। तो मैंने कहा अगर कम की बात होती तो 8-9 करेक्ट आंसर होता। फिर उसके बाद यहां पर भी आपको दे रखा है, और सबसे ज्यादा कम की बात करेंगे तो 14-15 में रहेगी। ठीक है, क्लियर। 18 फरवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार SEZ से निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 17 फरवरी 2020 तक की अवधि में ही 100 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि SEZ से निर्यात ने 2018-19 के पूरे वित्त वर्ष में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को छूने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी, यानी पूरे साल में 100 करोड़। लेकिन इसमें क्या था, सिर्फ 17 फरवरी यानी 1 महीने पहले ही उसने 1.5 महीने पहले ही 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया था। 17 फरवरी 2020 तक
वित्त वर्ष 19-20 और वित्त वर्ष 18-19 के आंकड़ों की तुलना कुछ इस तरह की है। वस्तुओं का पहले कितने का था? 2,86,553 का, ठीक। लेकिन 2019-20 में कितना हो गया? 17 फरवरी तक ये हो गया 2,97,000। इधर से हो गया 3,26,000 सेवाओं का, और इधर से हो गया 4,04,000। ठीक है, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है। सर्विस सेगमेंट जिसमें मुख्यतः आईटी और आईटी आधारित सेवाएं शामिल है, ने 23.69% की वृद्धि दर के साथ निर्यात में प्रमुख योगदान दिया, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 4% की वृद्धि दर रही। लगभग 4%, क्योंकि एग्जैक्ट ये थी। परिचालन कर रहे एसईजेड की संख्या भी बढ़कर के 241 के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2018-19 के आखिर में 235 था, यानी कि आप कह सकते हो 6 नए एसईजेड खुले। चालू वित्त वर्ष में जिन महत्वपूर्ण सेक्टरों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर दर्शाई, उनमें रत्न एवं जेवरात 13.3%, व्यापार ट्रेडिंग एंड लॉजिस्टिक्स 35%, चमड़ा व फुटवेयर 15%, गैर परंपरागत ऊर्जा 47%, कपड़ा एवं परिधान 17.6% शामिल है। वैसे तो एसईजेड ने में कुल निर्यात में पेट्रो रसायन का अहम योगदान होता है, लेकिन इस सेगमेंट में वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही है। ऐसा संभवतः कच्चे माल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी आने से हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 124, अनुमोदित एवं क्रियात्मक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसईजेड की सबसे अधिक संख्या जून 2012 में किस राज्य में थी? तो ये थी हमारे आंध्र प्रदेश में। सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बता रहा हूं। सबसे ज्यादा एसईजेड कहां पे पाए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। मार्च 2014 में अनुमोदित यानी अप्रूव्ड एवं क्रियात्मक ऑपरेशनल एसईजेड की संख्या सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में थी। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ठीक है। 31 अक्टूबर 2020 तक विकल्पगत राज्यों में सेज की वर्तमान स्थिति क्या है, ये देख लेते हैं। औपचारिक एवं सैद्धांतिक उत्तर प्रदेश है 24+1 25 है, जिसमें 21 अधिसूचित और 13 कार्यशील, लेकिन 13 ही कार्यशील है। आंध्र प्रदेश है 32+4 है, जिसमें से 27 तो अधिसूचित है लेकिन 24 कार्यशील है। तमिलनाडु 57+3 है, जिसमें 54 अधिसूचित है लेकिन कार्यशील केवल 46 है। महाराष्ट्र में 51+12 है, जिसमें 45 है लेकिन कार्यशील 37 है। तेलंगाना में 63+0 है, जिसमें यानी सैद्धांतिक रूप से ये है, औपचारिक रूप से ये है, फॉर्मल ये है, सैद्धांतिक ये थियोरेटिकल। थियोरेटिकल 12 और हो सकते हैं यहाँ पर और कोई अभी थियोरेटिकल बना नहीं है, लेकिन इसमें भी 34 जो है अभी ऑपरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत में आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? अच्छा, कौन सा संगठन? खनिज एवं धातु व्यापार निगम, ये तो करता है। आयात निर्यात बैंक बिल्कुल करता है। राज्य व्यापार निगम करता है। भारतीय खाद्य निगम बिल्कुल करता है। भैया चारों करते हैं, चारों करते हैं। प्रश्नगत चारों संगठन भारत में विदेशी व्यापार आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करेंगे ही करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 126, निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ? ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसके बारे में बैंकिंग सेक्टर वाले में भी पढ़ा हुआ है। 1982 की बात है यहाँ पर। वर्ष 81-82 में केंद्रीय बजट में भारत में निर्यात आयात बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी तथा वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन किया गया। इसका उद्देश्य निर्यातकर्ताओं एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना है। ठीक है। अब एक आता है हमारा ECGS, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। इसकी नहीं, GC है ना, GS है, GC है, GC है कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। हाँ, ECGC। ठीक है। ये किसके लिए? निर्यात संवर्धन के लिए, निर्यात वित्तीयन एवं बीमा के लिए, निर्यात गुणवत्ता के प्रमाण के लिए, या फिर निर्यात आंकड़ों के प्रकाशन के लिए। क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट फाइनेंस, वित्तीयन, बीमा। ठीक है। निर्यात साख एवं गारंटी निगम यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC की स्थापना वर्ष 1957 में निर्यात जोखिम बीमा निगम ERIC के नाम से देश में वस्तु और सेवाओं के निर्यात में संबंधित साख में के जोखिम कवर हेतु की गई थी। वर्ष 1964 में इसे ECGC में परिवर्तित किया गया। यह निर्यात व्यापार संबंधी वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ईसीजीसी। ठीक है, ईसीजी नहीं बोल रहा हूं, इंजन क्लच और गियर वाला मत कर लेना इसको प्लीज, ईसीजीसी बोल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात वित्तीयन एवं बीमा के संबंध कार्य करती है? सेम क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी है जो निर्यात में वित्तीयन करती है? ईसीजीसी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्यों ज्यादा दिमाग लगाऊं। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार का जोखिम पर का बीमा करती है? ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि निर्यात साख एवं गारंटी निगम। ठीक है, तो इस आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 130 तक किए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कवर कर लिए हैं। जल्दी अगला पार्ट लेकर के आऊंगा, होगा तो न्यू ईयर, कल फर्स्ट डे है, कल ही लेकर के आ जाऊंगा अगला पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी सेफ। बाकी के वीडियोस देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, कोई डिमांड है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को अगर आपको वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें एंड आई रियली होप ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप भी मेरे लिए करो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर।